फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के नॉलेज हब, जहाँ हम पढ़ते हैं जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जो आपको हेल्प करता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। तो हमारी जो सीरीज़ की शुरुआत हुई थी वो इंडियन ज्योग्राफी से हुई थी और आज हम लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिए जाते हैं। तो वो टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो नौक्रेक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो या फिर पूछ लिया जाता है कि कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जीवों का एक निश्चित मात्रा में होना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी जीव पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे पर्यावरण में असंतुलन बन जाता है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी क्षति हो सकती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वन्य जीव का संरक्षण करें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें और इसी संरक्षण से जुड़ा हुआ जो कदम है वो हमारे केंद्र सरकार द्वारा लाया गया और उसे और फिर जिन जिन क्षेत्रों में इसके संरक्षण के लिए नए नए कदम उठाए गए, तो उनमें से ही एक है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में। यही कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितना है, उसके बाद वो होता क्या है और कौन कौन से राज्य में कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थित है और वो कब बना। तो आइए जानते हैं। तो भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से जुड़ी एक परिभाषा है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले एक ऐसे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र है जहां पौधों, जीव जंतु व सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। अर्थात जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, तो केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जीवों को इसके संरक्षण के लिए, वनस्पतियों के संरक्षण के लिए। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमें किसी क्षेत्र को, किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र को उसी के प्राकृतिक परिवेश में वो जैसा नेचुरल है उसी तरह छोड़ दिया जाता है और जो भी जीव जंतु हैं उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, उन्हें रिजर्व करने का प्रयास किया जाता है उन्हीं के नेचुरल प्लेस में। वो जिस अवस्था में, जिस प्राकृतिक क्षेत्र में, जिस परिवेश में रह रहे हैं उसी स्थिति में, उसी जगह पर उन्हें क्या किया जाता है, संरक्षित करने की कोशिश की जाती है। और उनका जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो घर होता है वो हमारा खुद का अपना घर होता है, हमें वहाँ कंफर्टेबल फील होता है। तो इस वजह से हमारा केंद्र सरकार की कोशिश रही कि जो जीव जंतु जहाँ पे जिस प्रकार से सुरक्षित है उन्हें वहीं रखा जाए। तो इस इंटेंशन से ये जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाया गया और वो जिस परिवेश में है उन्हें उन्हीं परिवेश में छोड़ दिया गया और उन्हीं परिवेश को क्या किया गया, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ताकि लोगों में क्या हो, जागरूकता बने, लोग जाने कि ये जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ इस क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इनके यहाँ के जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। वैसे तो हमें कभी भी किसी भी क्षेत्र के जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये कदम है केंद्र सरकार का उठाया हुआ ताकि लोगों में जागरूकता बने। कुछ लोग तो समझ जाते हैं मगर कुछ लोग को समझाने के लिए ही ये कदम उठाया गया। तो आइए देखते हैं भारत में अब तक कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो अब देखते हैं कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है और फिर वो कब बना। क्योंकि पहले तो था कि कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र वो किस राज्य में है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब वर्ष, ईयर भी पूछ लिया जाता है कि वो कब बना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है वो नीलगिरी, हमने पढ़ाया था कि भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है, अब दक्षिण जो एरिया है, साउथ वाला जो रीजन है जहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल आके मिलती है, उसी क्षेत्र में नीलगिरी है। तो इसे घोषित कर दिया गया है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो नीलगिरी को कब घोषित किया गया, 1986 में। उसके बाद सेकेंड नंबर का नंदा देवी। नंदा देवी हम जानते हैं कि एक चोटी है, पर्वत है नंदा देवी। तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है
और ये कब बना, जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, 1988 में। उसके बाद है नोकरेक। नोकरेक जो है वो मेघालय में स्थित है, ये भी 1988 में बना। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी हम जानते हैं कि तमिलनाडु में स्थित है और इसे 1989 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद है सुंदरवन। तो सुंदरवन डेल्टा के बारे में हम जानते हैं, वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में, और ये कब जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, तो 1989 को ये जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मानस। मानस हम जानते हैं, मानस जो क्षेत्र है ये मानस नदी के नाम पर पड़ा। मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब हम अपवाह प्रणाली पढ़ेंगे भारत की, तो उसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये कहाँ पे है, असम में है, और ये भी 1989 में बना। ग्रेट निकोबार के बारे में हम जानते हैं, कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार में। ग्रेट निकोबार में ही भारत का दक्षिणतम बिंदु पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है। तो इस क्षेत्र को, ग्रेट निकोबार क्षेत्र को भी 1989 में ही जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, इसे 1994 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद दिब्रू सैखोवा जो असम में स्थित है, इसे 1997 में घोषित किया गया। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 1999 में इसे घोषित किया गया। पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे भी 1999 में। कंचनजंगा सिक्किम में हम जानते हैं, इसे 2000 में बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया घोषित किया गया। उसके बाद अगस्त्य मलाई जो है वो तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में है, वो 2001 में बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया घोषित किया गया। उसके बाद अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, इसे 2005 में घोषित किया गया। वहीं कच्छ का रण गुजरात में स्थित है, 2008 में घोषित किया गया इसे। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे ठंडी कहाँ लगेगी, हिम जहाँ बर्फ होता है, तो हिमाचल प्रदेश, 2009 में इसे बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया घोषित किया गया। उसके बाद शेषाचलम की पहाड़ी, यह आंध्र प्रदेश में है, इसे 2010 में घोषित किया गया। 18 में है पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसे 2011 में घोषित किया गया। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने कहा स्पेशली कि इन चीज़ों को ट्रिकी वे में पढ़ाना चाहिए। तो क्या होता है ना, ट्रिक जो होता है वो खुद की बनाने की चीज़ है। जिस ट्रिक में आप कंफर्टेबल हो, आप अपने हिसाब से उस तरीके के ट्रिक बनाएं। ट्रिक बनाना बहुत ही, स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए ट्रिक बनाना बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, हमें वो चीज़ें याद हो जाती है। लेकिन वो चीज़ें तभी याद होगी जब वो ट्रिक बनाया हुआ हमारा खुद का हो। अगर हम खुद से ट्रिक बनाएंगे तो हमने जो बनाया ट्रिक, हमें वो लाइन्स याद रहेंगे, वो वर्ड याद रहेंगे, और उन्हीं वर्ड्स को रिलेट करके हम इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर सकेंगे। अगर हमारी कोशिश थी, हमने सोचा कि एक बार ट्रिकी वे में से बताया जाए, लेकिन ट्रिक सबका अपना होता है। सब ट्रिक को अपने अलग मेथड से यूज़ करते हैं, अपने अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हमने ट्रिक बना दिया तो आपकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, एक ट्रिक को भी याद करना, एक इन्हें भी याद करना। और अगर ट्रिक आप खुद से बनाते हैं तो ट्रिक तो आपका खुद का ही है, वो आपको ऑलरेडी याद है, उस हिसाब से आप उसे लिंक करके ये याद कर सकते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? कुल 18। सबसे पहला जो है नीलगिरी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आप बता सकते हैं नीलगिरी। तो ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल जहाँ पे मिलती है ना, उस वाले रीजन में। कब बना ये? 1986 में। उसके बाद सेकेंड नंबर में है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है, इसे 1988 में घोषित किया गया। नोकरेक मेघालय 1988 में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में 1989 में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1989 में। मानस जो है वो असम में है, इसे भी 1989 में। तो कोशिश कीजिएगा जो सेम ईयर वाले हैं, जैसे 1989 में 3 है तो इन तीनों को अपने ट्रिक के हिसाब से लिंक करने की कोशिश कीजिए। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है 1989 में। सिमलीपाल उड़ीसा में है 1994 में। दिब्रू सैखोवा असम में है 1997 में। दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो उसे 1999 में घोषित किया गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, इसे भी 1999 में घोषित किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में, इसे 2000 में घोषित किया गया। अगस्त्य मलाई तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में है, इसे 2001 में घोषित किया गया।
उसके बाद आता है अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ में है, 2005 में घोषित किया गया। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, इसे 2009 में घोषित किया गया। और शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश, इसे भी 2010 में घोषित किया गया। और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है और इसे 2011 में घोषित किया गया। तो ये टॉपिक तो ऐसे याद करने वाली चीज़ है, ये पढ़ाने वाली चीज़ नहीं थी, मगर क्या होता है कि लोग इन्हें नेग्लेक्ट करके चलते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। और आजकल तो कंपलसरी है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इससे एक न एक क्वेश्चन। बायो रिजर्व्स, राष्ट्रीय उद्यान, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे अगले क्लासेस में, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि इंडियन ज्योग्राफी का होल सिलेबस आपको कंप्लीट करके दिया जाए। उसके बाद आपके कमेंट के अनुसार या तो फिर फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।